हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का विद्यागिरी के इस परिवार में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 रसायन विज्ञान का अम्ल, भस्म और लवण। तो अम्ल, भस्म और लवण, इनमें क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और भस्म के बारे में और इनको पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है अम्ल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि अम्ल होता क्या है, कहते किसे हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए आर्हेनियस, उन्होंने कहा कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है जल में घुलकर। ठीक है, इसके कुछ वैसे ही हम लोग टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि अम्ल है, कौन सा क्षार है, क्या है, नहीं है। तो चलिए आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे डेफिनेशन वो बताते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, यहाँ पर है जलीय विलयन, डायरेक्ट अम्ल नहीं। जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और ये वही वो आर्हेनियस है साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहेंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि अम्ल की परिभाषित करें, अम्ल को परिभाषित करें, तो आपको ये पूरा लिखना होगा, तभी आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, अब जैसे कि ये रह रहा है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको अगर चाहे तो हम आपको एक समीकरण देकर बताते हैं कि धातु क्या होता है? जिंक धातु है, एक अम्ल है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इससे अभिक्रिया कर क्या देता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, तो ये बना देगा ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया ना। इसका मतलब ये कथन सही है। ठीक है, तो इसको कहेंगे अम्ल। अब अम्ल तो हमने जान लिया, अब अम्ल के टाइप्स पढ़ते हैं। कितने प्रकार के अम्ल होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है सिंथेटिक। प्राकृतिक मतलब जो नेचर में हमारे पाए जाते हैं उसको प्राकृतिक अम्ल बोलेंगे। जो हम लोगों ने खुद बनाया है प्रयोगशाला में उसको बोलेंगे कृत्रिम अम्ल। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्ल वो है जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं में पाए जाते हैं। ये वो चार्ट है जो आपको याद करना ही करने हैं। ठीक है, और याद नहीं होंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे अम्ल, भस्म, लवण से। इनमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको एकदम रट जाना है, इसमें कोई नो इफ नो बट। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्ल जैसे फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी के डंक में, मधुमक्खी में। ये क्या होता है? काट लिया ना तो दर्द करता है, क्या? फॉर्मिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल होता है किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अब साइट्रिक अम्ल होता है नींबू व संतरा, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? अंगूर, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? टमाटर, पालक, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल तो याद ही होगा, क्यों? आप लोग जाते होंगे डेयरी पे दूध देने, तो उसमें देते हैं हम लोग दूध, तो क्या करते हैं? लैक्टोमीटर गिराकर देखते हैं कि दूध में पानी है नहीं है, शुद्ध कितना दूध है। तो क्यों लैक्टोमीटर गिराकर डालते हैं? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, उससे वो हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ पानी मिलाया है नहीं मिला है। तो वही लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध या दही में, है ना। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब मैलिक अम्ल क्या होता है? मैलिक अम्ल सेब में पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल, सेब भी याद रखना, ये बेर जैसे फल, ठीक है, सेब याद रखना आप लोग। अब है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवला, अमरूद में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब है टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? चाय की पत्तियों में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल घी और मक्खन में पाया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही 9 इंपॉर्टेंट है एकदम। तो इनमें से आपको फॉर्मूला किसका याद रखना है? सबका नहीं याद रखना है, एक ही याद रखना है, एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी प्राकृतिक अम्ल हैं, प्राकृतिक अम्ल जो भी प्रकृति में पाए जाते हैं अम्ल हैं, वो सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। जितने भी प्राकृतिक अम्ल हैं वो सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। पूछता है आपके एग्जाम में कि इनमें से बताइए दुर्बल अम्ल कौन है? सारे ही दुर्बल अम्ल ही हैं, इनमें कोई प्रबल अम्ल नहीं है, सारे दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। कृत्रिम अम्ल, तो कृत्रिम अम्ल किसे कहते हैं? कृत्रिम अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जिसे हम लोग अपनी प्रयोगशाला में बनाते हैं। जो हम लोग बनाया प्रयोगशाला में उसको बोलेंगे कृत्रिम अम्ल। जैसे एग्जाम्पल में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग नाम सुने होंगे इसका, H2SO4, ये क्या है? कृत्रिम अम्ल है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है? कृत्रिम अम्ल है। तो कृत्रिम अम्ल, ठीक है। अब जो भी प्रबल अम्ल होगा वो कृत्रिम अम्ल होगा। कृत्रिम अम्ल, सारे कृत्रिम अम्ल जो होंगे ये प्रबल अम्ल होंगे, इनको हम लोग प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल। ठीक है,
और प्राकृतिक अम्ल जो था उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं वो जनरली दुर्बल है, ठीक है। जैसे कि चींटी काट लिया आपको, तो आप कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बट अगर आपने बैटरी वाला जो पानी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको आपने अगर पी लिया तो बस स्वाहा, ठीक है। तो इसीलिए ये होते हैं प्रबल अम्ल। आगे चलते हैं, देखिए शक्ति के आधार पर बताया ना, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन होते हैं? इसका डेफिनेशन है कि जो अम्ल पानी में पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं वह मजबूत अम्ल होते हैं, यानी प्रबल अम्ल होते हैं। इसका एग्जाम्पल में वही है, प्रबल अम्ल में आया H2SO4 या फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये है एग्जाम्पल प्रबल अम्ल के। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी कृत्रिम अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। अब आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? जो भी प्राकृतिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होगा, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या है? दुर्बल अम्ल है। आप ये ना लिखकर आप नाम भी लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। जो अम्ल पानी में आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, कम ही टूटता है, ज़्यादा टूटता नहीं, इसलिए वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। अब है विलयन में उपस्थिति के आधार पर अम्ल को दो भाग में बांटा गया है। क्या है? एक है सांद्र अम्ल और एक है तनु अम्ल। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल क्या है? जैसे कि आपने पानी लिया, पानी में चीनी मिला दिया, तो पानी में एक होगा कि हमने कम चीनी मिलाया तो वो हो गया तनु, और ज़्यादा चीनी मिला दिया तो उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो गई पानी से, तो वो क्या हो गया? सांद्र हो गया। तो उसी प्रकार है ये सांद्र अम्ल क्या होगा? इसमें ज़्यादा मात्रा में अम्ल होगी तो वो हो गई सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड अम्ल, ठीक है। जैसे जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वो कंसंट्रेटेड अम्ल होगी। अम्ल और जल की मात्रा कम उपस्थित रहती है, उसको बोलते हैं। अब है बहुत तीव्र या संक्षारक। ये बहुत तीव्र होता है, संक्षारक होता है, मतलब कि अगर आप सांद्र अम्ल को डायरेक्ट टच में आते हैं तो वो आपके त्वचा को खराब कर दे सकते हैं, ठीक है। वही है तनु अम्ल। तनु अम्ल में क्या होगा? अम्ल कम होगा, पानी ज़्यादा होगा। जैसे हमने बताया चीनी कम होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो गया? फीका फीका लगेगा शरबत। वैसा ही ये फीका फीका अम्ल होता है, यानी तनु होता है अम्ल। इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, इसको बोलते हैं तनु अम्ल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अम्ल की विशेषताएं, हमने तो ये पढ़ लिया अम्ल के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के अम्ल था? दो ही प्रकार का था जनरली, कृत्रिम और प्राकृतिक, ठीक है। उसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर रहे थे शक्ति के आधार पर, विलयन में उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। अब अम्ल की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? विशेषता यही है कि ये खट्टा होता है स्वाद में। अब सारे अम्ल को आप चखेंगे तब पता चलेगा कि खट्टा है। जनरली अम्ल जो होते हैं वो खट्टा ही होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र क्या है? एक सूचक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सूचक के बारे में, तो उसमें बताएंगे लिटमस पत्र क्या है। धातु से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या है? अम्ल की प्रॉपर्टीज है, अम्ल का गुण है ना, कि अम्ल के साथ अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो वो ये करेगा। ये क्या है? उसकी पहचान है। कैसे पहचानेंगे? वो है धातु से अभिक्रिया। जैसे धातु हो गया जिंक, जिंक का अभिक्रिया कराते हैं हम अम्ल के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या देगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? दे दिया। तो इससे यही समझ में आया कि धातु से अभिक्रिया करता है अम्ल तो हाइड्रोजन गैस निकलता है हमेशा। अब अम्ल की यूजेस क्या है, कहाँ किसका यूज करेंगे, तो वो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका यूज करते हैं खाद, बैटरी, रंग विस्फोटक के रूप में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl धातुओं की सफाई में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में भी होता है। नाइट्रिक अम्ल का यूज क्या करते हैं? विस्फोटक में, खाद के रूप में। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरका, भोजन संरक्षण के रूप में। आप लोग देखे हुइएगा घर में मम्मी लोग अचार बनाती है तो उसमें सिरका डालती है। क्यों डालती हैं? संरक्षण के लिए। साइट्रिक अम्ल इसका नींबू एवं पेय पदार्थों के स्वाद के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये और ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी को अम्ल में। इस जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसको परिभाषित करना है, समझाना है क्यों मिलाना चाहिए। अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए। क्यों पानी को अम्ल में क्यों नहीं मिलाना चाहिए? इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि अम्ल जो होता है, अम्ल में अगर आप पानी डालेंगे तो अम्ल, तो मान लीजिए कि एक डब्बा है, डब्बा में आपने अम्ल रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब उसमें आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे तो वो क्या होगा? फट से आग जैसा निकलेगा, तो उससे क्या होगा? मुँह जल जाएंगे। अगर वही आप पानी वाला सा रखिए, उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालिए तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व होता जाएगा। बट आपने पानी थोड़ा सा डाला, तुरंत रिएक्ट कर लिया, ठीक है।
तो वही बात है, तो इसीलिए हम लोग नहीं डालते हैं अम्ल को पानी में। ये वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपकी जानकारी के लिए बताया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। निम्नलिखित यौगिक में दुर्बल अम्ल कौन है, बताइए दुर्बल अम्ल कौन है। हमने क्या बताया था, जितने भी प्राकृतिक अम्ल हैं सारे दुर्बल अम्ल हैं। तो इसमें बताइए HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो कृत्रिम है। H2SO4 देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कृत्रिम है। ये देखिए नाइट्रिक अम्ल, ये भी कृत्रिम है ना। तो ये क्या है, CH3COOH एसिटिक अम्ल, यही तो है दुर्बल, वही आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, सही लगाया था बच्चे ने। औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन होता है, कौन होता है औद्योगिक अम्ल, इसका आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन। किसने बताया था, आर्हेनियस जी ने बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुमक्खी का डंक, इनमें कौन सा अम्ल होता है, मधुमक्खी का डंक हो या चींटी का डंक हो, इनमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक, ये भी वही आ गया, मेथेनोइक अम्ल। अब जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, व्यवहार, ये गलती लिख दिया है, व्यवहार, अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अब बताइए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। इसका रीजन है, इसका एक ही रीजन है कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अम्ल के बारे में पढ़ा। वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, ना कि डायरेक्ट अम्ल, जलीय विलयन पढ़ा। क्योंकि डायरेक्ट अम्ल को हम लोग ना तो चख सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं उससे, तो उसका जलीय विलयन हमने पढ़ाया था। जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो वही हमने बताया कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है वही कि बताइए क्यों जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अम्ल का व्यवहार, अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, अम्लीय नहीं होता, ठीक है। क्या हुआ कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन नहीं छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अम्लीय व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्षार। क्षार किसे कहते हैं, अम्ल, अम्ल का अपोजिट क्षार, ठीक है। अब क्षार क्या है, जल में घुलने पे भस्म को क्षार कहते हैं। क्षार और भस्म जनरली कुछ नहीं है, क्या है कि जैसे कि हमने अम्ल को बोला जलीय विलयन, तभी वो अम्ल कहलाएगा, यानी वो रिएक्ट कर पाएगा किसी से। लेकिन यहाँ क्या है, क्षार, क्षार क्या होता है, क्षार होता है जलीय विलयन। किसका जलीय विलयन, भस्म का। तो उसका अलग नाम दे दिया हम लोगों ने, इसीलिए हम लोग अब भस्म नहीं बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्षार मतलब समझ गए, जलीय विलयन भस्म का, ठीक है। तो क्षार ही बोलेंगे आप लोग जनरली हम लोग। तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। भस्म का जलीय विलयन यानी क्षार। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल को उदासीन कर लवण तथा जल बनाता है। ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। और लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, कैसे करता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल क्या दे रहा था, हाइड्रोजन आयन। ये क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये इतना डेफिनेशन होगा आपके क्षार का। शक्ति के आधार पर आयनों की या आयनों की मात्रा के आधार पर क्षार के प्रकार। अब हमने पढ़ा था उधर भी प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यहाँ भी है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन सा, वो क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, वो है प्रबल क्षार। अब प्रबल क्षार में कौन सा आएगा, आप लोग गेस कर सकते हैं क्या, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या है, जो आंशिक रूप से जल में घुलकर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो है दुर्बल क्षार। अच्छा, दुर्बल क्षार देखते हैं क्या है। प्रबल क्षार में वो सारे आएंगे जैसे कि सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है प्रबल क्षार, ठीक है।
KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार। ठीक है, दो ही ठीक है आपके लिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रबल क्षार है। कैसे बताया, सोडियम पोटेशियम। कैसे बताया हमने कि जो हमने बताया था आवर्त सारणी में जो पहला ग्रुप होता है जिनमें तत्व होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सारे अम्ल होते हैं पहला ग्रुप में, और भी कुछ होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं। तो ये क्या होता है, इनके साथ अगर हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ गया तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं प्रबल क्षार। क्या होते हैं, प्रबल क्षार। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना आपके पूरा बन जाएंगे। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रबल क्षार तो समझ लिया। प्रबल क्षार के बाद आते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, जैसे कि NH3OH, ये क्या है, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हैं। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे AlOH हॉल्टवाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्षार की विशेषताएं, क्षार तो देख लिया हमने, अब क्षार के गुण क्या है, कैसे पहचानेंगे गुरुजी। तो इसको पहचानने का तरीका है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्पर्श में चिकने एवं फिसलन भरे होते हैं, सॉपी साबुन जैसा। लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले लिटमस पत्र पर कोई असर नहीं करता। किसको नीला कर देता है जी, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर नीला पे ही डाल दिए तो कोई असर ही नहीं करेगा, क्योंकि लाल को वो नीला कर रहा है, नीला को थोड़ी कुछ करेगा, नहीं कर पाएगा। वही क्षार के उपयोग है। कहाँ किसका उपयोग करेंगे, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयन साबुन बनाने में, हाँ सरफ बनाने में, सरफ यानी डिटर्जेंट बनाने में, कागज बनाने में, सफाई में। KOH का उपयोग करते हैं साबुन बनाने में, बैटरी में, इनका उपयोग करते हैं। यही दो इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कुछ आपके PYQ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, बताइए। प्रबल क्षारक हमने क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप जो है वो होगा प्रबल क्षारक। पहला ग्रुप में क्या आ रहा था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, ठीक है, ये सारे आते हैं पहला ग्रुप में। तो इसमें देखिए कौन आ रहा है, ये है, तो यही तो है प्रबल क्षार। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचक, ठीक है, अम्ल और क्षार। तो गुरुजी हम लोग कब तक अम्ल और क्षार को टेस्ट करते रहेंगे, एक एक अम्ल हम टेस्ट करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट करते करते ही टपक जाएगा, लोग नहीं टपक जाएगा। कोई अगर ज़्यादा प्रबल क्षार है, कोई दुर्बल है, कोई प्रबल अम्ल है, अगर प्रबल अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कोई टेस्ट कर लिया तो उसका तो मुँह ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आप लोग कभी मूवी में देखते होइएगा कि उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया, तो देखते हैं कैसा एसिड छिड़क देता है तो चमड़ा कैसा हो जाता है ना। तो वही अगर हमने पी लिया तो हमारा तो नली ही साफ हो जाएगा। नहीं, तो उसके लिए आता है सूचक, कि हम लोग अब खाएंगे पिएंगे नहीं अम्ल को या क्षार को, बस टेस्ट कर लेंगे, जांच कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि दूध वाला दूध जांच रहा है लैक्टोमीटर से, वैसे ही जांच कर लेंगे। जांच कैसे कर लेंगे, तो वही आया था हमारे पिक्चर में, सूचक से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सूचक के बारे में। सूचक पहला है, क्या होता है सूचक, ये आपके एग्जाम में आता है कि सूचक क्या होता है। 2 नंबर के एग्जाम में आपका आया था क्वेश्चन कि सूचक क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल दे। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के साथ मिलाने पर अपना रंग में परिवर्तन करते हैं, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। बताते हैं आगे आपको। अर्थात सूचक यह पहचानने में मदद करता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। बात समझ में आ गई। जैसे लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा था, कौन, क्षार। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये बस समझने के लिए है कि ध्यान देने वाली बात क्या है। सॉरी, ध्यान देने वाली बात यह है कि अम्ल या क्षार स्वाद कभी नहीं चखना चाहिए। सीधे चखेंगे तो राम जी के प्यारे हो जाएंगे, नहीं चखना चाहिए। क्योंकि कुछ अम्ल या कुछ क्षार बहुत संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब कोरोसिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं, जिससे क्या होता है, इसलिए हमारे सूचक की पहचान की जाती है। जिससे हमारा सिस्टम खराब हो सकता है, इसलिए हमने सूचक को लाया कि सूचक से हम लोग पता कर लेंगे, टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब सूचक होते हैं 2 प्रकार के जनरली। क्या है, पहला है प्राकृतिक सूचक, जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जैसे लाल गोभी। तो लाल गोभी के पत्ते से पहचान कर सकते हैं, लिटमस, हल्दी, इनसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या भस्म है। जैसे आप लोग के शर्ट में हल्दी अगर लग जाए कहीं, तो हल्दी को आप लोग डिटर्जेंट से वॉश करेंगे तो वो क्या कर देगा, हल्दी पीला रहता है, उसको वॉश करेंगे तो कर देगा लाल। तो इससे क्या पता चला कि डिटर्जेंट जो है वो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो वही बता रहा है, हल्दी को पीला से अम्ल में पीला रहेगा, बट क्षार में जैसे ही जाएगा वो लाल या भूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही लाल लिटमस पत्र रहता है अम्ल में, जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे तो वो नीला कर देगा लाल को। ठीक है,
वही बात है। वैसे ही अगर जैसे क्षार है नीला और इसमें हमने अम्ल डाल दिया तो वो कर देगा नीला से लाल, तो ऐसे चलता रहेगा उल्टा पुल्टा। कृत्रिम सूचक, ये वो सूचक है जो हम लोगों ने बनाया, अपने से बनाया कि कितने हम लोग प्रकृति में निर्भर रहेंगे। चलो खुद से कुछ बनाते हैं। बना लिया हमने खुद से, क्या बना लिया? एक फिनाइल पैथिलीन, फिनाइल पैथिलीन की गोली। ये क्या करता है? रंगीन रहता है, यानी उजला रहता है, अम्ल में उजला रहता है। जैसे इसमें क्षार में डालते हैं गुलाबी कर देगा, गुलाब के फूल जैसा। अब मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक कृत्रिम है, हम लोगों ने बनाया था। क्या बनाया? ये अम्ल में लाल रहता है, जैसे इसमें क्षार डालते हैं ये हो जाता है लाल से पीला। अब है पीएच स्केल। अब बताइए पीएच स्केल क्या है? तो अभी तक हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, बस यही डिसाइड कर पा रहे थे कि लाल से पीला हो जा रहा है, पीला से नीला हो जा रहा है, नीला से लाल हो जा रहा है ना। तो इससे क्या डिसाइड कर रहे थे? कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, बस। ये नहीं पता कर पा रहे थे कि कोई चीज़ अम्ल है तो कितना प्रबल अम्ल है, कोई चीज़ अम्ल है तो कितना दुर्बल अम्ल है, कोई चीज़ क्षार है तो कितना प्रबल क्षार है। तो उसके लिए, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है पीएच स्केल। बात समझ में आ गई कि पीएच स्केल क्या है? ये पीएच स्केल को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर या यूनिवर्सल सूचक भी कहते हैं। आगे चलते हैं। सॉरी। साधारण सूचक द्वारा अम्ल भस्म की पहचान तो की जाती है, लेकिन कदापि नहीं कहा जा सकता कि अम्ल या भस्म कितने प्रबल। हाँ, तो ये है पीएच स्केल। पीएच मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों आया? क्योंकि पीएच स्केल जो होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा होंगे तो वो अम्लीय होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा, जितने कम होंगे उतने कम अम्लीय होंगे, अगर नहीं है तो वो उदासीन होगा, और उससे भी माइनस में है एच आयन तो वो क्षारीय होगा। आगे देखते हैं, चलिए। पीएच स्केल का खोज किया सोरेनसन जी ने। पीएच स्केल बताता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, वही बताया हमने। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच ये होता है, इसको डर जाइएगा, याद करने वाली चीज़ें। ठीक है, ये होता है ऐसा पीएच स्केल दिखाने वाला। बीच में क्या होता है? 7 नंबर। ये होता है उदासीन। उदासीन जो होता है वो होता है 7। जितना आप आगे जाते जाइएगा उतना होता जाएगा क्षारीय। क्या होता जाएगा? क्षारीय। इधर होता जाएगा अम्लीय। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा है ओह सॉरी, पता नहीं क्या हो गया। अम्लीय पदार्थ का पीएच वैल्यू होगा 7 से कम, उदासीन 7 के बराबर, क्षारीय 7 से ज़्यादा, यानी 7 एकदम बीच में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। क्या है पीएच? जैसे पदार्थ, किसी भी अमाशय का रस जो होता है हमारे बॉडी में, उसका पीएच क्या होता है? 1.0, यानी उसका मतलब क्या है? वो अम्लीय होता है। नींबू का रस अम्ल है, सिरका में भी 3.1, टमाटर में भी, ये पसीना का 4. इंपॉर्टेंट ये है पसीना वाला, अम्ल वर्षा, पेशाब, दूध, शुद्ध जल, आंसू, खून, इतना अम्लीय, इतना क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूछता है कि हमारे शरीर का पीएच परास कितना होना चाहिए, तो 7.4 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा बॉडी अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 5 पॉइंट। अभी 2 पॉइंट ये है, 4, 5, यहाँ तक लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए बताते हैं हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पीएच का महत्व एक ये है कि हमारे शरीर में पीएच का संतुलन होना चाहिए। संतुलन क्या होना चाहिए? 7.4। 7.4 क्या है? हमारे खून का पीएच मान है। उससे अगर कम हुआ तो भी दिक्कत, ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत, यानी संतुलन में होना चाहिए। तो वही है, हमारे रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। यदि रक्त अम्लीय या क्षारीय हो गया तो गंभीर समस्या हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? पेट में अम्ल और अपच। पेट में क्या होता है कि आप लोग कभी कभी देखते हैं कि पेट दर्द करने लगा। क्यों दर्द करने लगा? कभी कभी देखते हैं कि खाना नहीं पच रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? वो सारे होते हैं अम्ल के कारण। क्या होता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। कैसे? बैक्टीरियाज को किल करता है, कुछ जटिल पदार्थों को तोड़ता है, तो वो सारे मदद करता है। अगर ये ज़्यादा बन जाते हैं, जब पेट में ये ज़्यादा बन जाते हैं तो वो एसिडिटी होने लगता है, गैस जिसको बोलते हैं।
गैस होता है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग खाते हैं एंटाएसिड। एंटाएसिड, एसिड के उल्टा एसिड का उल्टा मतलब क्षारीय। क्षारीय दवाएं खाते हैं तो क्या होता है, पेट के अतिरिक्त जो अम्ल होता है उसको निष्क्रिय कर लेता है। कैसे, अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा तो क्या बनाएंगे, लवण और जल। ठीक है, तो इस प्रकार वो न्यूट्रल कर देता है। आगे हमारे मुंह में पीएच का महत्व। हम लोग दातुन करते हैं पर डे। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं दातुन करो, ब्रश करो। क्यों करो, क्यों जरूरी है करना? जरूरी है करना। क्यों करना है अभी बताते हैं। कि मुंह का हमारा पीएच जो होता है ना वो 7 होता है, लगभग 7 होता है। अब जब हम लोग मिठाई खाते हैं या खट्टे कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे दांत में फंसे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं फंसे हुए। तो फंसे हुए रह जाते हैं तो क्या होता है, दांत की ऊपरी परत को, इनामेल को गलाने लगते हैं। ऊपरी परत जो चमकने वाला होता है ना, वाइट वाइट कलर का, उसको बोलते हैं इनामेल। तो वो इनामेल को गलाने लगता है। सबसे हार्ड पदार्थ वही है हमारे बॉडी में। उसी को अगर गला दिया ना तो दांत ही टूट जाएगा, खत्म ही हो जाएगा दांत, फिर खाते रहना। समझ में आया ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि दांत में ब्रश किया करो। अच्छा, टूथपेस्ट होता है, हम लोग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, क्यों? तो टूथपेस्ट जो होता है ना वो होता है क्षारीय। क्यों होता है क्षारीय? क्योंकि 7 होता है हमारा मुंह का पीएच। ठीक है, अगर हम लोग वो मिठाई खा लिए, कुछ भी खा लिए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया बैठ गया। बैक्टीरिया बैठेगा तो कैसा होगा, अम्लीय व्यवहार हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग टूथपेस्ट लगाते हैं तो अम्ल प्लस क्षार मिला, लवण बना दिया और जल बना दिया, खत्म कहानी। ठीक है, अब है चौथा, मिट्टी में पीएच का महत्व। मिट्टी में पीएच का महत्व क्या है? अब जैसे कि आप लोगों को खेती करते होइएगा, पापा मम्मी या कोई भी करते होंगे, देखते होंगे। तो यहाँ तो हम नहीं देखते लोगों को कि अपना मिट्टी टेस्ट करा रहा है, जांच करा रहा है। मिट्टी को जांच करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि उससे फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? उससे आप पता कर सकते हैं कि हमारे इस मिट्टी में क्या चीज़ें अच्छे से होंगी, कौन सी फसल बेहतर हो सकती है। ठीक है, जैसे अच्छी पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का pH 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मिट्टी अम्लीय या बहुत क्षारीय हो तो पौधे को पोषक नहीं मिल पाते हैं, पोषक तत्व तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच मिट्टी को जांच कर उसमें चूना या खाद मिलाकर सुधार सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हुए कि लोग हैं ना, अधिकतर अभी के लोग सिर्फ खाद ही मिलाते जा रहे हैं, सिर्फ खाद ही डालते हैं। चूना बहुत कम को देखते हुए डालते हुए। तो खाद मिलाने से क्या होता है ना, मिट्टी हो जाता है अम्लीय। अम्लीय हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, मिट्टी में जल्दी से फसल नहीं पकड़ता है। बोलता है क्या, देखो ना रे, मेरा फसल ऐबे नहीं किया, मेरा उगबे नहीं किया, फसल कम गया मनी, इसीलिए होता है। तो हम लोग मिट्टी को जांच करवाना चाहिए मिट्टी को। ठीक है, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना मिला दीजिए और वो हो जाएगा क्षारीय, न्यूट्रल। अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें खाद दीजिए बुका के, तो वो हो जाएगा अम्लीय, वो फिर न्यूट्रल। तो यानी न्यूट्रल चाहिए मिट्टी को। मिट्टी का पीएच इतना होना चाहिए, इतना है तो बेस्ट है, एकदम बढ़िया, मस्त फसल होगा सब। ठीक है, आगे क्या है, वर्षा में पीएच का, ये अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा जो है ये आपके एग्जाम में भी आया है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सामान्य वर्षा का पीएच होता है 5.6, लेकिन जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाती है वर्षा के पानी से तो पीएच कम हो जाता है, 4 या उससे कम हो गया तो वो और अम्लीय हो गया। तो पहले 5.6 है यानी थोड़ा थोड़ा अम्लीय है, जैसे ही ये 4 हुआ तो और अम्लीय हो गया। तो इस वर्षा को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये वर्षा क्या होता है, आप लोग देखे होंगे अगर गए होंगे ताजमहल, तो ताजमहल पहले बहुत चमकदार था, संगमरमर का बना हुआ था, बहुत चमकदार था। धीरे धीरे ना उस पर पीला परत छाया जा रहा है। क्यों छाया जा रहा है? एसिड रेन के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, यही वो कारण है। तो इससे क्या होता है, पौधे व इमारतों जल जीवों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, जैसे कि एसिड है, अगर तालाब में गया एसिड तो मछली लोग मर जाएंगे एसिड खा के। तो इसीलिए ये छठा है, आपके जानकारी के लिए है। अगर इन 6 में से अगर कोई 5 याद है तो 5 लिख दीजिए, 5 में 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में पीएच की भूमिका। नदियों, झीलों और तालाबों के जल का पीएच जल जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि जल का पीएच बहुत कम या अधिक हो जाए तो मछलियाँ यानी जीव मर सकते हैं, अभी बताया हमने ऊपर। अब कुछ आपके लिए PYQ है, तो आप लोग बताइए कौन सही है कौन गलत है। हमारे शरीर का पीएच परास क्या होता है? यही होता है ना, 7.4, 7.4, तो उसी के बीच में आया है ना, 7.0 से 7.8 के बीच में 7.4। कौन? अम्ल वर्षा के। ये अम्ल वर्षा का कारण क्या है? इनमें से CO2 है, CO है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है? 7। प्राकृतिक सूचक कौन है? फिनाइलपैथिलीन, ये तो हम लोग लैब में बना रहे थे। मिथाइल ऑरेंज, ये भी लैब में बना रहे थे। हल्दी है, हल्दी तो खेत में उपजता है।
टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, तभी तो हमारे मुंह को दांत को झड़ने से बचाता है। ठीक है। कोई भी नियम नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? नीला को लाल कर दिया, पीएच क्या होगा? अच्छा मान लीजिए कि आपको इनमें से आंसर नहीं पता कौन होगा नहीं होगा, ठीक है, बस इतना पता है कि पीएच स्केल में क्या होता है। 7 है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, कम है तो अम्लीय, 7 पर है तो उदासीन, कोई फर्क नहीं। तो इसमें देखिए आप तुक्का भी लगा सकते हैं। इसमें क्या लगा सकते हैं? जैसे देखिए 7 है, 10 है, 8 है, 5 है, तो 7 से बड़ा कौन है? एक 8 है और एक 10 है, 2 ऑप्शन है, तो एक आंसर के तो 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो यानी इन दोनों में से तो कोई होगा ही नहीं, खत्म। अब है 7, तो 7 तो उदासीन होता है, इस पर तो कोई है ही नहीं, तो ये होगा आंसर 5। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? एक ये भी आप कर सकते हैं, जैसे 7 है, 7 से बड़ा हो गया 8, 8 से बड़ा हो गया 10, इधर तो सारा क्षारीय है, 3 ऑप्शन क्षारीय हो गया, तो बचा एक ही। सॉरी, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो एसिड। सूचक क्या है बता? चलिए आज के लिए इतना ही, खांसी कुछ ज़्यादा हो रही है। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास करते हैं।